नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बीन फनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं स्पेक्ट्रम से। आज स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जिसका नाम है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा फेमिनिस्ट अप्रोच, ठीक है। तो फेमिनिस्ट अप्रोच में क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चैलेंजेस थे, है ना। किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी जो अप्रोच है, ये लिखने का तरीका इसके क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके स्कॉलर्स क्या हैं, है ना, हिस्टोरियंस वगैरह कौन कौन है। तो ये सब कंप्लीट फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। फेमिनिस्ट अप्रोच स्टडीज हिस्ट्री बाय प्लेसिंग वुमेन, जेंडर रिलेशंस एंड पैट्रियार्की एट द सेंटर ऑफ एनालिसिस। तो सेंटर ऑफ एनालिसिस क्या है फेमिनिस्ट अप्रोच का? तो वुमेन, जेंडर रिलेशन, है ना, और पैट्रियार्की, ठीक है। तो जो एक मेल डोमिनेटेड नैरेटिव्स थे हमारी सोसाइटी में, जो ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड नैरेटिव्स हमेशा से रहे हैं, दिस हाईलाइट्स हाउ वुमेन एक्टिवली शेप्ड सोसाइटी, politics, culture, and national movements, often ignored or underrepresented in the standard history books। तो फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो इसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है कि जो मेल डोमिनेटेड नैरेटिव्स के कारण जिस तरीके से हमारी वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, नेशनल मूवमेंट्स में, उसको जिस तरह से इग्नोर कर दिया गया पूरी तरीके से, और एक एलीट मेन डोमिनेटेड जो हिस्ट्री लिखी गई हिस्टोरियंस के द्वारा, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने के लिए, या फिर यूं कह लें कि उसको चैलेंज करने के लिए ये अप्रोच आती है। और इस अप्रोच का काम क्या था? तो बेसिकली काम ये है कि ये फीमेल के जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन है, उसको दिखाने के लिए ये अप्रोच आई थी। चलिए बात करते हैं कि इसका ओरिजिन और बैकग्राउंड कैसा था। तो ट्रेडिशनल जो इंडियन हिस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडियन हिस्ट्री हमारी, वो फोकस करती है राजाओं पे, युद्ध पर, है ना। जितने भी हमारे मेल लीडर्स रहे हैं, मेल जितने भी रहे हैं, उनको हीरो के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर पॉलिटिकल एलिट्स पर वुमेन्स एक्सपीरियंस, लेबर स्ट्रगल्स एंड कंट्रीब्यूशन वर लार्जली इनविजिबल इन मेन स्ट्रीम हिस्ट्री। ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उनमें से हमको वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन, उनका जो लेबर है, उनका जो स्ट्रगल है, ये सब चीज़ें मिसिंग दिखाई देती है। उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दरकिनार कर दिया गया, उनको गायब कर दिया गया हमारी हिस्ट्री से, उनके पूरे के पूरे कंट्रीब्यूशन को। In 1970s and 1980s, influenced by the global feminist movements and new archival research, historians began studying। तो क्या किया 1970s से और 1980s के बीच में? जो ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चले उनसे इंस्पायर होके कुछ लोगों ने हिस्ट्री को थोड़ा सा खोज पड़ताल उसकी शुरू की, और उन्हें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो वुमेन के बारे में उन्होंने निकालना शुरू किया। जैसे कि वुमेन्स का रोल जो कि सोशल रिफॉर्म में रहा है, वुमेन्स का रोल जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के दौरान हुआ है ना। वुमेन्स का लेबर और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, और इसके साथ साथ जो हमारे पैट्रियार्कल लॉज और कस्टम्स थे जिनकी वजह से औरतों को दबाया गया, इसके बारे में भी लोगों ने लिखना धीरे धीरे शुरू किया। और इसी लिखने के तरीके से जन्म होता है फेमिनिस्ट अप्रोच का, ठीक है। तो हिस्टोरियोग्राफी के इस फेमिनिस्ट अप्रोच की शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं 1970 से 1980s के बीच में, है ना। और यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, और अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि अभी भी वुमेन सेंट्रिक होके, थोड़ा सा एलीट क्लास से हट के वुमेन के कंट्रीब्यूशन को दिखाने का काम करते हैं, है ना। और जो कि सही बात भी है, हर समाज को इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हर किसी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार औरतों को इतने दिनों से नहीं मिला था, उस
अधिकार को दिलाने का काम करती है ये फेमिनिस्ट अप्रोच। आगे चलते हुए बात करें तो इट फोकसेस ऑन हाउ वुमेन लिव्ड, वर्कड, प्रोटेस्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। तो ये फोकस करता है कि जो भी औरतें थी उनका रहन सहन को, उनके काम करने के तरीके को, उनके प्रोटेस्ट के तरीके को, जो कि जिनकी वजह से हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जो कि घटनाएं हो रही थी ऐतिहासिक, वो किस तरीके से चेंज हो रही थी। इट स्टडीज हाउ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जैसे कि फैमिली हो गया, कास्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, लॉ हो गए, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया वुमेन्स के राइट को, एंड उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को किस तरीके से शेप किया, इस चीज के ऊपर भी बात करती है। ठीक है, ये अप्रोच कि किस तरीके से मर्दों के समाज ने और जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उन्होंने वुमेन्स के राइट्स को उनके रोका, दबाया कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आपका काम केवल बच्चे पैदा करना है ना, या घर में पति की सेवा करना, परिवार की सेवा करना है। उनको अपने सपने देखने के अधिकार, उनके हक से दूर रखा गया। इस चीज के बारे में भी ये अप्रोच समझाती है। And not only famous women, this approach studies the rural women, tribal women, working class women, domestic workers, women in factories and fields. तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एलीट क्लास की जो प्रसिद्ध महिलाएं होंगी, जो फेमस महिलाएं होंगी, उनके बारे में ये अप्रोच बात करती है। ये अप्रोच उन रूरल वुमेन के बारे में भी बात करती है जो कि गांवों में रहकर अपना परिवार संभालती हैं, साथ ही समाज में भी एक योगदान देती हैं। इसके अलावा ट्राइबल वुमेन के बारे में भी बात करता है, वर्किंग क्लास वुमेन के भी बारे में बात करता है ये अप्रोच, डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में जो महिलाएं काम करती हैं उनके बारे में भी बात करता है, और ऐसी महिलाएं जो फैक्ट्रीज और खेतों में काम करती हैं उनके बारे में भी ये अप्रोच उतनी ही बराबरी से बताता है। इट शोज वुमेन एज अ डिसीजन मेकर, नॉट अ पैसिव विक्टिम। जिस तरीके से इन्हें आज तक पेश किया गया हमारे सामने कि ये कमजोर होती हैं, है ना, इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मर्दों की है, तो घर परिवार के या समाज के जो मर्द होंगे वो इनकी इस जिम्मेदारी उठाएंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे, और इस सुरक्षा के लिए इन्हें अंदर रहना पड़ेगा, पढ़ने से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच ने ये किया कि इस अप्रोच ने इस पैसिव विक्टिमाइजेशन का जो काम था इसको बंद करके और डिसीजन मेकर्स की तरह वुमेन को दिखाया। हमारे एंशियंट टाइम में सभा और समिति, ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो दो असेंबलीज होती थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में होता था कि सभा और समिति में वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी और वो बैठती थी। तो वहां क्या हुआ, डिसीजन मेकर्स की तरह काम करती थी। पर लेटर वैदिक पीरियड के बाद इनको ये काम, इस सभा और समिति को खत्म कर दिया गया और वुमेन को उसमें बैठने का जो अधिकार है वो लगभग खत्म कर दिया गया। तो वहां से ये पैसिव विक्टिमाइजेशन का काम शुरू हुआ कि औरतें जो हैं वो मर्दों के अंदर रहकर उनकी प्रोटेक्शन में रहकर रहेंगी। ठीक है, जबकि हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, अहिल्याबाई, है ना, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई सारे हमने एग्जाम्पल, पद्मावती देखे हैं, जब औरतों ने मर्दों के सामने घुटने टेकने से साफ साफ मना कर दिया। उनके आज के नए दौर के स्वदेशी मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, है ना, वुमेन लेड सोशल रिफॉर्म्स हो या फिर लेबर स्ट्रगल्स हो, हर जगह पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो औरतों का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको भी दिखाने का काम ये अप्रोच करती है। कुछ स्कॉलर्स की बात करें तो पंडित रमाबाई, है ना, शुरुआत यहीं से होती है, 1858 और से 1922 तक की इनका टाइम पीरियड है। अ हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 में इन्होंने एक किताब लिखी, अ टेस्टिमनी टू आवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर कंट्रीब्यूशन, एक्सपोज जेंडर एंड कास्ट ऑपरेशन इन हिंदू सोसाइटी। फिर सरला देवी चौधरानी, इन्होंने भी कई आर्टिकल्स लिखे वुमेन के एजुकेशन और नेशनलिज्म पर। फिर कैथरीन मायो, इन्होंने मदर इंडिया, आपने नाम सुना होगा, मूवी भी देखी होगी मदर इंडिया, तो मदर इंडिया मूवी इन्हीं की, कैथरीन मायो की ये रचना है, उसके ऊपर बनाई गई है। फिर उमा चक्रवर्ती, है ना, गेराल्डाइन फॉब्स, उसके बाद कुमकुम संगारी और सुदेश वैद। ठीक है, इनकी भी ये रचनाएं हैं, कुछ फेमस रचनाएं आपके लिए मैं ला के रख दिया हूँ यहाँ पे।
तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए, अब आते हैं कंक्लूजन पे। भैया उम्मीद है कि आपको ये जो फेमिनिस्ट अप्रोच है समझ में आएंगी। सो द फेमिनिस्ट अप्रोच हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे इंडियन हिस्ट्री इज रिटन। तो इसने हिस्ट्री के लिखने को तरीके को थोड़ा सा बदला। क्या बदला? कि इसने जो किंग्स के ऊपर, राजाओं के ऊपर, एलिट्स के ऊपर, जो पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर और जो हिस्ट्री लिखी जाती थी, वो हिस्ट्री अब हमारी रोजाना की जिंदगी, स्ट्रगल और वुमेन के कंट्रीब्यूशन से लाकर जोड़ दी। इसने ट्रेडिशनल मेन सेंट्रिक जो नैरेटिव्स थे उनको चैलेंज किया, और उन्होंने चेंज ये भी एक्सपोज किया कि कैसे पैट्रियार्की, क्लास और कास्ट और कॉलोनिज्म ने वुमेन के एक्सपीरियंस को लगातार शेप किया है। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से वुमेन को दबाया है, औरतों को दबाया है ना, उनके अधिकारों का हनन किया है। इस सब चीजों का भी जो एक चैलेंज की तरह है ना, और एक क्रिटिसिज्म जो है वो फेमिनिस्ट अप्रोच करती है। ऑल्दो sometimes criticized for the overwhelming gender, this approach has made Indian historiography more inclusive, balanced, and socially meaningful. It ensures that women are recognized not as a passive victims but as active agents. तो इस जो पूरे, अगर मैं समराइज कर दूं, तो इस एक सेंटेंस में इसकी पूरी बात लिखी हुई है कि जो औरतें हैं उनको केवल और केवल पैसिव विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक्टिव एजेंट्स की तरह हमको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स में, नेशनलिज्म में, लेबर में, सोशल चेंज में, है ना। अभी भी बच्चों का सबसे पहला गुरु उसकी माँ को माना जाता है ना। तो अगर औरतों की एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो अपने बच्चे के संस्कार और उसके जो भविष्य है उसके बनाने में सबसे पहला कदम वो अच्छे तरीके से उठा पाएगी। तो वुमेन की शिक्षा, वुमेन के अधिकार, वो उनको जरूरी है, और उनको टाइम समय पर उनको मिलते रहने चाहिए। ठीक है, उनका ये हनन नहीं होना चाहिए इन अधिकारों का। अल्टीमेटली फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी enriches our understanding of India's past by giving voice to groups long overlooked and mainstream history। तो अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इंडिया की हिस्ट्री से वो चैप्टर जो कि लगभग हर टाइम पीरियड में गायब रहा था, वुमेन का वो चैप्टर जहाँ पे उनके कंट्रीब्यूशन की बात की गई थी, उनके अधिकारों की बात की गई थी, ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में मिसिंग था, इसको वापस लाने का काम करती है फेमिनिस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए, अब फेमिनिस्ट अप्रोच के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेजर अप्रोचेस टू द इंडियन हिस्ट्री, ये खत्म हो जाता है। ये इस चैप्टर की समरी है ना, आप पढ़ लीजिएगा। हमने कम्युनल कम्युनल कॉलोनियल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, फिर नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा था, फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा था। जिनको नहीं मालूम होगा वो इस समरी वाले पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। सबाल्टर्न अप्रोच के बारे में, कम्युनलिस्ट अप्रोच के बारे में, कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में, लिबरल और नियो लिबरल अप्रोच के बारे में, फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में, जो कि हमने आज पढ़ा है। और यहाँ तक पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पीडीएफ के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो पीडीएफ के लिए आप चले जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर EC बी इन्फानाइट। ठीक है, तो इसी बी इन्फानाइट सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समझ आया? चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।